to all, class 9. Today I am teaching you history chapter 1, the beginning of the revolution. Before this I taught you revolution of France. अब फ्रांस की क्रांति का आरंभ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या जो पड़ी जो फ्रांस की जनता को वहां क्रांति करनी पड़ी। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनको मैंने इधर आपके लिए चैप्टर समझना इजी हो जाए लिख दिया है। नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 4, द बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्रांति का आरंभ। फ्रांस की क्रांति वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है। इसके बाद फिर रूस में क्रांति हुई थी, जिससे वर्ल्ड के अनेक देशों में डेमोक्रेसी स्थापित हुई थी, लोकतंत्र स्थापित हुआ था। बहुत बड़ी क्रांतियां हैं ये, इनसे हमारे को बहुत सारी जानकारी मिलती है। किसी को पहले किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, धीरे धीरे मिडिल क्लास को इन क्रांतियों के माध्यम से राइट्स मिले। तो नाउ कम ऑन, Louis XVI summoned the Assembly of the States General on May 5, 1789 to pass proposals for new taxes. लुई 16 ने 5 मई 1789 को असेंबली में सभी को बुलावा भेजा, सम्मान तलब किया था, बुलावा भेजा, और जो नए प्रस्ताव थे टैक्स बढ़ाने के उनको लागू करने के लिए। A splendid hall in Versailles was prepared to host the representatives. प्रतिनिधियों का आतिथ्य करने के लिए वर्साइली में एक भव्य हॉल को सजाया गया, तैयार किया गया। 300 representatives come from the first and second states each. आपको पहले पिछले टॉपिक में 3 स्टेट्स बताए थे, जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो पहला दूसरा ही अमीर लोग हुआ करते थे, चर्च हुआ करता था। थर्ड स्टेट में कौन होते थे, काम करने वाले होते थे, टीचर और अदर सर्वेंट्स, एम्प्लॉइज, पीजेंट्स, स्कल्पचर्स, लॉयर्स। तो पहले और दूसरे से 300 सदस्य है इसमें, who were seated in rows facing each other on 2 sides, और ये 2 साइड एक दूसरे की ओर चेहरा करके वहां बैठे हुए थे। While 600 members of the third state had to stand at the back, और जो तीसरा स्टेट था, तीसरा ग्रुप था, उसके 600 सदस्य आए थे, वे पीछे खड़े थे, उनको बैठने की सीट नहीं थी। The third state was represented by its prosperous and literature members, और जो थर्ड स्टेट के सदस्य थे वे पढ़े लिखे लोग थे, किसान थे, आर्टिसंस, शिल्पकार थे, विमेन वर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री टू असेंबली, और इस सभा में महिलाओं के आने पर प्रतिबंध थी। बट देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन अराउंड 40,000 लेटर्स दैट वर ब्रॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन उन महिलाओं की मांग थी करीब 40,000 पत्रों के माध्यम से, इन पत्रों को उनके प्रतिनिधियों के द्वारा इस असेंबली में लाया। इन द पास्ट मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल, voting had been on the basis of the principle that each state had one vote. अब इस असेंबली के अंदर स्टेट के द्वारा, यानी 2 वर्गों के द्वारा वोट डाले जा रहे थे, जिसमें एक स्टेट का एक वोट था। लुई 16 wanted to continue the same process at this time also, और लुई 16 जो शासक था, वहां का राजा था, वह इस प्रक्रिया को लगातार आगे भी रखना चाहता था। But members of the third state
demanded that now voting would be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. लेकिन थर्ड समुदाय के जो लोग थे, थर्ड स्टेट के, उन्होंने यह मांग रखी कि असेंबली के अंदर जो मतदान होगा, पूरी असेंबली उसमें मतदान में हिस्सा लेगी और प्रत्येक सदस्य का, प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होगा। This was one of the democratic principles propounded by philosopher like Rousseau in his book The Social Contract। और यह प्रस्ताव रूसो नाम का जो बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, उसने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। तो उसके सिद्धांतों को इस सभा में आज प्रतिपादित किया जाना था लोकतांत्रिक रूप से। The third state representatives saw themselves as spokesmen for the entire French nation। जो थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने आप को ऐसा महसूस किया कि वे फ्रांस राष्ट्र के लिए ही वक्ता है, संपूर्ण फ्रांस के लिए। They assembled on 20 June in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles। और वे सभी थर्ड स्टेट के मेंबर जो अभी 600 बताए गए, 20 जून को वर्साइल में एक टेनिस ग्राउंड था, उसके इंडोर कोर्ट में, और वे वहां एकत्रित हुए हॉल में। दे अनाउंस्ड देमसेल्फ एज ए नेशनल असेंबली। और उन्होंने थर्ड स्टेट को, अपने आप को एक राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित किया। एंड डिसाइडेड नॉट टू डिस्पर्स till they had drafted a constitution for France that would change the powers of the monarch। अब जो टेनिस कोर्ट में वहां इकट्ठे हुए, उन समस्त प्रतिनिधियों ने ऐसा तय किया कि वे यहां से जब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, डिस्पर्स जब तक यहां से इधर उधर नहीं जाएंगे, कि जब तक फ्रांस के लिए, वहां के अपने देश के लिए एक संविधान नहीं बना लेते हैं, और जिसके तहत जो मोनार्क की शक्तियां थी, सम्राट की शक्तियां थी, उनको समाप्त नहीं कर देते। ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स वर लीड बाय मिराबियो एंड अब्बे सियास। और इनका नेतृत्व मिराबियो और अब्बे सियास के द्वारा किया जा रहा था। मिराबियो वाज ए नोबल बाय बर्थ। जो मिराबियो था वह जन्म से ही एक रईस व्यक्ति था, अमीर था, बट एग्रीड विद द नीड ऑफ सच ए सोसाइटी दैट गॉट रिड ऑफ फ्यूचर प्रिविलेजेस। लेकिन वह ऐसे समाज का पोषक था कि जिसके अंदर सामंतवादी विशेषाधिकार वाले लोग ना हो, प्रिविलेजेस जिनको बाय बर्थ विशेष अधिकार मिलते थे। अर्थात फ्रांस में क्या था, या पूरे वर्ल्ड में क्या था उस समय, कि अमीर लोग टैक्स नहीं देते थे, जो चर्च के लोग होते थे वो भी टैक्स नहीं देते थे। तो टैक्स किसको देना पड़ता था? थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे, जो काम करने वाले कर्मचारी थे, वर्कर थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे, स्कल्पचर्स थे, आर्टिस्ट थे, इनको टैक्स पे करना पड़ता था, और उससे पूरा स्टेट का मैनेजमेंट हुआ करता था। He published a journal and delivered rousing speeches to the crowds assembled at Versailles। He published a journal। उसने एक प्रकाशन किया एक पत्रिका का, और उसमें उसने लिखा राउजिंग स्पीचेस टू क्राउड असेंबल्ड, और उसने अपने भाषण के माध्यम से भीड़ को एकत्रित किया वर्साइल में। Paris was in turmoil on the morning 14th July 1789। 14 जुलाई 1789 को पेरिस में 14 जुलाई 1789 की सुबह को उथल पुथल होती हुई दिखाई दे रही थी। अर्थात राजा को राजगद्दी से हटता हुआ प्रतीत हो रहा था। द किंग हैड ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मार्च इन द सिटी। राजा ने पूरे शहर में सैनिकों को आदेश दे दिया था कि वे मार्च करें। एंड इट वाज रूमर्ड दैट द किंग वुड सून ऑर्डर द मिलिट्री टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। और ऐसी अफवाह उड़ाई गई कि
राजा अब सेना को आदेश देगा तो वह नागरिकों के ऊपर गोली चलाएगी। इन ए पैंक्ड रिएक्शन around 7,000 men and women had gathered in front of the town hall and were determined to form their own brigade or people's military force. लगभग 7,000 स्त्री और पुरुष टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने निर्णय किया कि अब हम एक ब्रिगेड बनाएंगे लोगों की जिसका नाम होगा मिलिट्री फोर्स। दे अटैक्ड न्यूमिलियस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स टू टेक अवे ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन। उन्होंने बहुत सारी सरकारी इमारतों पर हमला किया और वहां से उन्होंने हथियार और गोला बारूद इकट्ठा लेने के लिए। At last, a mob of 700 people marched towards eastern Paris. फिर एक भीड़ सैकड़ों लोगों की पेरिस के पूर्वी भाग की ओर बढ़ी and attacked the fortress, और उन्होंने वहां एक छोटे किले पर आक्रमण कर दिया। फोर्ट्रेस, फोर्ट मींस किला होता है, फोर्ट्रेस जो किले से छोटा होता है, किला गढ़ को कहते हैं। फोर्ट्रेस प्रेजेंट द बास्टल्स इन सर्च ऑफ स्टॉक एम्यूनेशन, और उनको ऐसा पता था कि वहां से वो कैदियों को रिहा करवाएंगे प्रेजेंस, और जो बास्टल को स्थानीय लोग थे और उन्हें ऐसे पता था कि यहाँ पर गोला बारूद स्टॉक में है। इन द वायलेंस दैट कंटिन्यूड, और यह हिंसा लगातार रही। द बास्टल्स कमांडर वाज मर्डर्ड, जो उस फोर्ट का किले का कमांडर था, सेनापति मारा गया। एंड ऑल ऑफ दी 7 प्रिजनर्स वर फ्री, और वहां पर 7 कैदी जो कैद थे उनको रिहा हो गए। द बास्टल वाज हेटेड बाय ऑल, और बास्टल वाज हेटेड बाय ऑल, सबके द्वारा बास्टल जो वहां का सेनापति था उससे ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि इट सिंबलाइज्ड द ऑटोक्रेटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि यह राजा की राजतंत्रवादी शक्तियों का प्रतीक था। द फोर्ट्रेस वाज डिस्ट्रॉयड, इसलिए उस किले को बर्बाद कर दिया गया, डिस्ट्रॉय नष्ट कर दिया गया। एंड ब्रोकन, तोड़ डाला। स्टोन पीसेस सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज पीपल हु विश टू प्रिजर्व मोमेंट्स ऑफ हिज डिस्ट्रक्शन, और उस किले के एक एक पत्थर को बाजार में ले जाकर के उन लोगों को बेचा गया जो लोग उस किले के विनाश को अपनी यादगार के रूप में रखना चाहते थे। The following days saw more riots spreading both in Paris and the countryside. अगले ही दिनों में बहुत जगह पेरिस में और देहाती क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, रियोट्स, दंगे हुए। पीपल मोस्टली रिवेल्ट अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, और लोगों ने राजा के खिलाफ क्रांति कर दी, क्योंकि ब्रेड अर्थात भोजन की कीमतें बढ़ गई थी। fearful of the growing anger and power of his revolting subjects, Louis XVI finally recognized the National Assembly and adopted the principle that his powers would be checked by the Constitution from now onwards. भयभीत राजा ने जनता की क्रांति को देखते हुए जो लुई 16 था उसने नेशनल असेंबली को फिर नेशनल असेंबली में उसने जो डॉक्ट्राइन संविधान बनाने के लिए प्रस्ताव आया था उसको अपनाया और कहा कि इसके माध्यम से जो राजा है उसकी शक्तियों को नियंत्रित किया जाए। द असेंबली पास्ड ए लॉ on the night of 4th August 1789 to abolish the feudal system of obligation and taxes. इस असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को एक कानून पास किया जिसके माध्यम से सामंती व्यवस्था का अंत होगा एंड ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेज, और उनकी समस्त कर्तव्य उनके चले जाएंगे और उन पर टैक्स नहीं होगा।
द क्लर्जी मेंबर्स टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज। जो पुरोहित वर्ग था, पुरोहित क्लर्जी, पुरोहित वर्ग जिसे कहते हैं, जो चर्च के होते थे उस समय, उनको भी इस चीज की बात के लिए दबाव डाला गया कि वे विशेषाधिकार जो उन्हें मिले हैं उनको वो त्याग देंगे। टीथेसिस वर पुट टू एन एंड, टीथेसिस कहते हैं टैक्स, और जो टैक्स था उसका अंत हो गया। एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर टेकन ओवर, और जो चर्च के द्वारा जमीन पर कब्जा था वो उसे वापस ले ली गई। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लाइवर्स, और सरकार को लगभग 2 बिलियन मुद्रा की संपत्ति प्राप्त हुई। Historians later saw these incidents as the beginning of a series of events that ultimately lead to the ascension of the king in France। इतिहासकारों ने देखा है और उन्होंने इन घटनाओं को एक क्रम से होते हुए लिखा है कि उस समय इन घटनाओं का जो विकल्प था वो फ्रांस के राजाओं का कपट रूपी बल था। Those the outcomes were not expected at that time by the most people, अधिकांश लोगों के द्वारा यह कल्पना नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। Now the question arises that how and why all this happened। अब प्रश्न ये उठा था कि क्यों और कैसे ये सब कुछ घटित हो गया। Next, establishment of constitutional monarchy in France। Establishment of constitutional monarchy in France। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। The National Assembly finally completed the drafting of the Constitution 1791। राष्ट्रीय सभा ने 1791 में फ्रांस के लिए संविधान तैयार किया। The main object of which was to limit the powers of the monarch। इस संविधान का सबसे पहला काम यह था कि राजा की शक्तियों को सीमित किया जाए। सम्राट की शक्तियों को सीमित किया जाए। The powers of the king were now separated and assigned to different institutions of the government। अब राजा की शक्तियों को अलग करके अलग से संस्थाएं बनाई गई सरकार को चलाने के लिए, जिसमें भिन्न भिन्न संस्थाओं में बनाई गई द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव विधायिका से बोलते हैं बॉडी दैट फ्रेम द लॉज फॉर द कंट्री। अर्थात जैसे हम भारत में पार्लियामेंट कह सकते हैं, राजस्थान में असेंबली कह सकते हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशियरी न्यायपालिका। अर्थात गवर्नमेंट को चलाने के लिए उन्होंने 3 ऑर्गन्स बना दिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। A declaration of the rights of man and citizen was beginning of the constitution। इस संविधान के साथ ही नागरिकों को और वहां के लोगों को अधिकारों की घोषणा हुई। राइट सच एज द राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाषण का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी राय देने का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान होंगे, वर ऑर्गेनाइज्ड एज ए नेचुरल, और इसे प्राकृतिक माना गया, एंड इनलाइनेबल राइट, और ऐसे अधिकार माना गया है कि जो मानव के जीवन से अविच्छेद नहीं हो सकते, इनलाइनेबल। दैट मीन्स द बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग्स बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। अर्थात इनलाइनेबल का अर्थ है कि ऐसे अधिकार जो हर व्यक्ति को जन्म से मिलेंगे और किसी व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित अलग नहीं किया जा सकता। The foremost duty of the state was to protect its citizens' natural rights। और राज्य का अर्थात सरकार का, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य ये बताया गया कि वह इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। द डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन,
जो अधिकार दिए गए नागरिकों को उनकी घोषणा के बारे में 10 पॉइंट्स हैं। सुनिए, मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल राइट्स। मानव का जो जन्म हुआ है वह स्वतंत्र और समान अधिकारों के लिए है। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन is the preservation of the natural and inalienable rights of man. These are liberty, property, security, and resistance to oppression. The aim of every political association, प्रत्येक राजनीतिक संगठन का कर्तव्य होगा कि प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड अलाइनेबल राइट, कि जो हमारे प्राकृतिक और अविच्छेद अधिकार हैं उनका संरक्षण करेंगे, जिसमें क्या क्या शामिल था? लिबर्टी, स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी, संपत्ति, सिक्योरिटी, सुरक्षा, एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, और अत्याचार के खिलाफ। द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन। जो राष्ट्र होगा हमारा वो संप्रभुता पूर्ण होगा। No group or individual may exercise authority that does not come from the people. किसी भी विशेष व्यक्ति के पास ऐसे अधिकार नहीं होंगे जो हमारे बीच में से नहीं आते। Liberty consists of the power to do whatever is not injurious to others. आजादी में शामिल था ऐसी शक्ति जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए, अन्य के लिए हानिकारक नहीं हो, ऐसी आजादी। The law has the right to forbid only those actions that are harmful to society. कानून ऐसा बनाया गया कि अधिकार वे जब निषेध माने जाएंगे कि जब ऐसे अधिकार जिससे समाज को किसी प्रकार का नुकसान हो। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, और कानून जो होगा वो सबकी इच्छा से है, और सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन। समस्त नागरिकों का अधिकार होगा कि वे इसके निर्माण में भूमिका निभाएं, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, या अपने प्रतिनिधि के रूप। और सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, और ऐसी दशा में समस्त नागरिक समान होंगे। नो मैन मे बी अक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ डिटरमाइंड बाय द लॉ। कानून के अलावा किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, न उसे रोका जाएगा, लेकिन कानून का पालन करना होगा। एवरी सिटीजन में स्पीक, प्रत्येक नागरिक बोल सकता है, राइट एंड प्रिंट, लिख सकता है, छाप सकता है। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्यूज ऑफ सच लिबर्टी। लेकिन जो कानून के द्वारा निर्धारित किया गया है उसको मानने, उसका उत्तरदायित्व होगा। For the maintenance of the public force and for the expense of the administration, a common tax is indispensable. It must be assessed equally on the citizen in proportion to their means. Public force, जनशक्तियों के लिए और प्रशासनिक खर्चों की आपूर्ति के लिए ऐसा टैक्स लगाया जाएगा जो इंडिस्पेंसिबल, अनिवार्य होगा, और यह टैक्स सभी से लिया जाएगा, और जनता से यह टैक्स उनके आय और साधनों के अनुपात में होगा। Since property is a sacred and inviolable right, जैसा कि संपत्ति एक ऐसा पवित्र और अनुउल्लंघनीय अधिकार है, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, इससे किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। अनलेस ए लीगली एस्टैब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स इट, जब तक सामाजिक रूप से वैधानिक इसकी आवश्यकता न हो। इन दैट केस ए जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस, और ऐसा यह मामला आता है उसके लिए उसे मुआवजा दिया जाए, क्षतिपूर्ति की जाए। Today enough. Topic will be continued tomorrow. Okay. Thanks.